ठीक है, चलिए आज हम लिखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हिंदी होती है सर वायुमंडल। हमने लिख दिया वायुमंडल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वायुमंडल की चर्चा करने जा रहे हैं, नहीं एटमॉस्फेयर की चर्चा करने। तो पहले तो देखते हैं एटमॉस्फेयर क्या है। देखो सर, ये हमारा अर्थ है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, दैट इज अर्थ। अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर विभिन्न गैसों का एक लेयर है। अर्थ के सरफेस के ऊपर विभिन्न गैसों का एक क्या है आपका, विभिन्न गैसों का एक लेयर। लीजिए यहां से लेकर एक बेल्ट बनाया हमने, यहां पर एक विभिन्न गैसों का, वेरियस गैसेस का क्या है, एक लेयर है। और इस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है, और उसी गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, हमने एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया। अब एटमॉस्फेयर के कंपोजिशन को अगर देखते हैं, आनी कहने का मतलब इसका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हम हेडिंग बना सकते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल का संगठन। तो आप इसके कंपोजिशन में क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर में है क्या, मेनली गैस है। तो गैसों की मात्रा देखेंगे, कौन कौन सी गैसें हैं, नहीं इसको देखेंगे, और यही इसका क्या बनाएगा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कहलाएगा। तो देखिए एटमॉस्फेयर में जो गैसें हैं उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक कुछ भारी गैसें हैं और कुछ क्या है, हल्की गैसें हैं। तो हम यहां पर भी दो भाग में बांटकर स्टडी करेंगे। तो देखो एटमॉस्फेयर में मेनली क्या होता है आपका, गैसें हैं, धूलकण वगैरह भी है, जलवाष्प भी है, लेकिन मेनली क्या है, गैसें, गैस है। ठीक है, अब इस गैस को हम क्या करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। लीजिए ठीक है ना, इन गैसों में एक गैस को हमने बोला भारी गैस, और दूसरे को हमने बोला हल्की गैस। लो सर, हो गया हल्की गैस। अब देखो, अब जो है एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाएंगे, तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर होते हैं। तो भारी गैस जो होता है निचला लेयर में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा सर, निचला जो लेयर है, नहीं लेयर मतलब परत, निचली परत में क्या होती है, भारी गैस होती है, क्योंकि हैवी होता है। और हल्की गैस जो होती है ऊपरी परत में पाया जाएगा एटमॉस्फेयर की। क्लियर है? पहली तो एक इंफॉर्मेशन याद रखिए, हमने गैसों को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, भारी गैस और हल्की गैस। भारी गैस हमारा क्या होगा, निचले परत में पाए जाएंगे, और हल्की गैस ऊपरी परत में पाए जाएंगे। अब देखो भारी गैस कौन कौन से हैं देखना है, और हल्की गैस कौन कौन सा है। तो चलिए हम पहले देखते हैं भारी गैस में। तो हमारे एटमॉस्फेयर में भारी गैस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है आपका, नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है, N होता है। और हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंट है आपका 78.08%। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस है सर, नाइट्रोजन है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस। आपसे पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये नाइट्रोजन। ये बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाली क्वेश्चन से पेपर में आएगा नहीं सर। ठीक है, दूसरा लिखिए सर, दूसरा जो गैस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह आपको पता होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है आपका। अब यह एटमॉस्फेयर में कितना है सर, तो यह है 20.95%। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना सर, 20.95% हमारा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तीसरा जो गैस आपको हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा है, आर्गन। और इसका सिंबल क्या होता है सर, AR होता है। और आर्गन हमारे एटमॉस्फेयर में 0.93% पाया जाता है। और चौथा जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है सर, CO2 होता है। और इसका परसेंटेज कितना होता है हमारे
एटमॉस्फेयर में 0.36%। तो ये हमारे 4 भारी गैसेस हैं जिसका परसेंटेज हमने क्या किया, मेंशन कर दिया है। आपको देखिए सर, नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, देखिए 78.08%। ऑक्सीजन आप कितना है सर, 20.95% है आपका। आर्गन क्या है सर हमारा, 0.93% है आपका। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कितना है सर, 0.36%। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए सर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होते हैं। पहला तो देखिए हमारे एटमॉस्फेयर का पूछा जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे भारी गैस कौन सी है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है, तो उसका जवाब हमारा कौन होगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जानते हैं। आगे के सेक्शन में हम आपको जब पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी चर्चा करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा करेंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे एटमॉस्फेयर का जो CO2 है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, काफी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसकी चर्चा डिटेल से होगी, लेकिन आप यहां पर ये इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिए कि वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 2 इंफॉर्मेशन से यहां पर याद रखिए। ठीक है, अब अगर हल्की गैसों की बात आती है, तो हल्की गैस में एक काफी इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज नॉन एज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है सर H होता है। ठीक है, अब यह हाइड्रोजन का परसेंट की बात करेंगे तो ये है, देखिए सर 0.0000, यानी पॉइंट के बाद 40 है सर, उसके बाद 5%। क्लियर है आपका, हाइड्रोजन कितना है हमारा, 0.00, यानी कहने का तो बहुत बहुत कम हुआ गया आपका सर। और एक सबसे बड़ी बात है हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन, कि यह हाइड्रोजन जो है वायुमंडल की, आप लिख भी कर सकते हैं, वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। लो सर, हो गया। अभी हमने बताया वायुमंडल की सबसे भारी गैस कौन सा सर, याद करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब हमने बताया वायुमंडल की सबसे हल्की गैस कौन सा सर, दैट इज हाइड्रोजन। तो ये सिंपली था कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम चर्चा करेंगे एटमॉस्फेयर में जो है उसके डिफरेंट लेयर्स हैं। तो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका एक फिगर बना लेते हैं, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर को पहले मेंशन कर लेंगे। उसके बाद प्रत्येक लेयर के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसका आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। देखिए सर, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके सामने वायुमंडलीय परत की, यानी दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक लेयर की चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर को हमने इस फिगर में मेंशन किया। तो इस फिगर को अगर देखते हैं तो पहला नीचे का लेयर देखिए क्या है, ट्रोपोस्फेयर। फिर सेकंड देखिए आपका यह क्या है, आपका यह रीजन आपका पहला एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5, यानी एटमॉस्फेयर के टोटल 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट क्या कहलाया, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड लेयर क्या है सर, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड इज मीजोस्फेयर। फोर्थ इज आयनोस्फेयर। और फिफ्थ इज क्या कहलाता है, एक्सोस्फेयर। ऐसे अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसकी लेयर की बात करते हैं तो देखो पहला जो लेयर होता है, पहला लेयर कहलाता है ट्रोपोस्फेयर। इसकी हिंदी होती है क्षोभ मंडल। इसकी हिंदी क्या होती है सर, क्षोभ मंडल। हिंदी भी थोड़ा सा लिख लीजिए आप। दूसरा जो मंडल है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हिंदी होती है समताप मंडल। क्लियर है। थर्ड जो लेयर है हमारा आपका मीजोस्फेयर, आपको देख रहे हैं यहां पर मीजोस्फेयर, और इसकी हिंदी होती है हमारा मध्यमंडल। देख रहे हैं आप। ये चौथा जो होता है हम आयन और एक्सो नहीं लिखेंगे। आयन और एक्सोस्फेयर को, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर को मिलाकर ताप मंडल कहा जाता है, जिसको कहते हैं थर्मोस्फेयर। तो 4 में लिखेंगे थर्मोस्फेयर। देख रहे हैं, इसकी हिंदी होती है सर ताप मंडल।
क्लियर है। और इसी थर्मोस्फेयर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसी थर्मोस्फेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला कहलाता है आयनोस्फेयर और दूसरा पार्ट कहलाता है एक्सोस्फेयर। और आयनोस्फेयर को, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। और इनको को हम कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं सर, बहिर्मंडल। तो ये हमारा वायुमंडलीय परतों का क्या था, हमारा डिवीजन था। क्लियर है आपका। तो देखिए इस तरह से हमने थर्मोस्फेयर को हटा दिया, सीधे मेंशन फिगर में जो मेंशन किया है मैंने आयनोस्फेयर को और किसको किया है, एक्सोस्फेयर। आयनो देख रहे हैं, एक्सो, यानी ये आयनो और एक्सो ये दोनों मिल जाता है तो क्या बन गया, थर्मोस्फेयर को बन जाता है। अब एक एक करके हमें सारे जो है लेयर के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शुरू करना है, शेयर करना है हमारे। तो पहला इंफॉर्मेशन हम शेयर करते हैं आपके साथ ट्रोपोस्फेयर के बारे में। देखिए ट्रोपोस्फेयर, पहला इंफॉर्मेशन हम पहला लेयर जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में, दैट इज क्षोभ मंडल। इसी की हिंदी क्या होती है, क्षोभ मंडल। तो देखिए आपका हमारा, देखिए फिगर में आइए सर, ये हमारा अर्थ का सरफेस है और ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। तो ये जितने भी लेयर हैं वायुमंडलीय परत हैं, इसकी यह सबसे निचली परत है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है यह वायुमंडल की, ट्रोपोस्फेयर में क्या इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यह वायुमंडल की क्या है, सबसे निचली परत है। क्लियर है आपका, निचली परत है, देख रहे हैं आप। अब देखिए इसकी जो हाइट होती है सभी जगह एक समान नहीं होती है। अब कहा जाता है कि सर सभी जगह एक समान क्यों नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है कि पृथ्वी के सभी जगह टेम्परेचर इक्वल नहीं पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए पोलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है सर। जब टेम्परेचर कम होगा तो एयर का कंडेंसेशन ज्यादा होगा, हवा भारी होगी, नीचे की ओर बैठेगी। तो नीचे की ओर बैठेगी तो लेयर का हाइट कम होगा। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन में जाएंगे, विषुवतीय क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण हवा गर्म होती है। हवा गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, तो लेयर की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको जो है ट्रोपोस्फेयर के केस में अगर आप हाइट की बात करते हैं तो पोलर रीजन में कुछ अलग हाइट होता है, यानी पोल पर अलग हाइट होगा और इक्वेटर पर अलग हाइट होगा। तो देखिए इस ट्रोपोस्फेयर की पोल पर जो हाइट क्या होती है, पोल पर हाइट होती है सर 8 किलोमीटर। क्लियर है। और इक्वेटर यानी दैट मींस विषुवत रेखा पर हाइट क्या होती है, 16 किलोमीटर। देखिए सिंपल डाटा है सर, पोल को आज रखिए 8 2 जा 16, 8 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 रीजन हो गया। तो देखिए यहां पर हम मेंशन भी इसीलिए हमने, देखिए आप इस फिगर को देखिएगा तो देखिए ये पोलर रीजन है आपका ट्रोपोस्फेयर, यहां पर हाइट हम कितना लिखा इधर 8 किलोमीटर और इक्वेटर यहां पर लिखा। देखिए यहां पर सर क्या लिखा, इक्वेटर लिखा हुआ, और यहां पर देखिए हाइट कहां दिखा रहा है 16 किलोमीटर। और इसलिए हमने इसको क्या बनाया, सीधा ना बनाकर टेढ़ा बनाया। समझ में आ गई बात, इसका एक्सप्लेनेशन। अब अगर आपसे पूछेगा कि ट्रोपोस्फेयर कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है, तो ऐसे केस में हम उसकी क्या देंगे, एवरेज हाइट देंगे। ठीक है ना। तो आपको हम यहां लिख सकते हैं एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई, ट्रोपोस्फेयर की औसत ऊंचाई। तो सर एवरेज तुम निकालने आता है, क्या करोगे, इन दोनों को प्लस कर दो। देखो बच्चे वाली बात है, 18 प्लस 16, दो वैल्यू है तो 2 से डिवाइड कर दो। कितना सर, 4 2 24 बाई 2 कितना आ गया सर, 12 किलोमीटर। देख रहे हैं। तो आज रखिएगा ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी बताई गई है, 12 किलोमीटर बताई गई है। ठीक है। अगर सीधे ऊंचाई पूछेगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 12 किलोमीटर होना चाहिए। और ऐसे पोलर रीजन में 8 किलोमीटर, इक्वेटर में कितना 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर होता है। चलिए, और पहला इंफॉर्मेशन था यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देखिए ट्रोपोस्फेयर जो है, क्षोभ मंडल का इंग्लिश क्या हो गया, ट्रोपोस्फेयर। तो इस ट्रोपोस्फेयर शब्द किसने दिया, क्षोभ मंडल का नामकरण ट्रोपोस्फेयर के रूप में किसने किया, तो यह किया था टीज रेंज डी बोट ने। टीज रेंज डी बोट ने, हम यहां पर लिख रहे हैं किसने किया नामकरण, टीज
रेंज डी बोटने। देखिए यह पर्सन का नाम है, भूगोलवेत्ता है आपके, और टीज रेंज डी बोट ने ही निचली परत के वायुमंडलीय निचली परत का नामकरण ट्रोपोस्फीयर के रूप में किया। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपके। क्लियर है आपका? अब देखिए ट्रोपोस्फीयर में सारा का सारा मैक्सिमम जो वायु होता है, गैसें जो होते हैं, इसी ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं। निचली परत में ही सारा मैक्सिमम गैस इसी में पोर्शन में पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितनी भी मौसमीय घटनाएं होती है, मौसमीय घटनाएं जो होती है इसी मंडल में होती है। किस में होती है? ट्रोपोस्फीयर। अब सवाल उठता है कि मौसमीय घटनाएं कौन कौन सी होती है? तो मौसमीय घटनाएं के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? वर्षा आएगा, बादल का गरजना, आंधी तूफान, बिजली का चमकना, ये सारे के सारे क्या है? मौसमीय घटनाएं हैं, मौसमीय हलचल है। और ये सारे के सारे हमें कहां देखने को मिलते हैं? ट्रोपोस्फीयर में मिलते हैं, क्षोभ मंडल में देखने को मिलते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट ट्रोपोस्फीयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकल के आता है कि ट्रोपोस्फीयर में हम अगर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, अगर हम क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं 1 किलोमीटर, तो टेम्परेचर में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है सर? टेम्परेचर में कमी होती है, और यह कमी होती है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ट्रोपोस्फीयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यानी प्रति 1 किलोमीटर जाने में टेम्परेचर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है? कमी होती है। यानी तापमान में पर किलोमीटर क्या होता है? ऊपर जाने पर ह्रास होता है। इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ ट्रोपोस्फीयर। इसी को क्या कहते हैं सर? नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ ट्रोपोस्फीयर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ ट्रोपोस्फीयर क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ ट्रोपोस्फीयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है ट्रोपोस्फीयर में प्रति 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर में 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्या होती है सर? कमी होती है। एक और इंफॉर्मेशन आपका ट्रोपोस्फीयर में है, इसी ट्रोपोस्फीयर के अपर लेयर को, इसी ट्रोपोस्फीयर के अपर लेयर, देखिए इस अपर लेयर को हमने रेड से यहां पर शेडेड कर दिया है आपको, और इसी के ऊपर अपर लेयर को ट्रोपोपॉस के नाम से जाना जाता है। किस क्या नाम से जाना जाता है सर? ट्रोपोपॉस के। तो ये सारे इंफॉर्मेशन किसके बारे में थे? ट्रोपोस्फीयर के बारे में। अब दूसरा जो लेयर हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट लेयर है आपका, वह है स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बारे में देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है। देखिए यहां पर हमने डाला है सेकेंड हमारा है स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी हिंदी होती है सर समताप मंडल। तो आप देख रहे हैं समताप मंडल का पोजीशन देखो सर, यह ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर है, और यह क्या है? ट्रोपोस्फीयर के जस्ट ऊपर है, और मेसोस्फीयर के क्या है? नीचे है आपका। और ट्रोपोस्फीयर के बाद 50 किलोमीटर, देखिए यहां पर कितना है सर? 50 किलोमीटर लिखा हुआ ना। ट्रोपोस्फीयर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है हमारा क्या मिल जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर मिल जाता है। क्या मिल जाता है सर? स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल मिल जाता है। और इस मंडल की सबसे बड़ी खासियत है कि इस मंडल के लोअर पोर्शन का टेम्परेचर क्या होता है? समान होता है। लेकिन इस मंडल में अपर पोर्शन में जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। क्लियर है आपका? और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे निकल के आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में, कि यहां पर कोई मौसमीय हलचल नहीं होती है। लिख सकते हैं मौसमीय हलचल नहीं होता है। जब मौसमीय हलचल नहीं होगा सर, तो इस रीजन में, स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन में आंधी तूफान, बिजली का कड़कना,
वर्षा बादल, कुछ भी नहीं होगा सर, मौसमी हलचल ही नहीं होगा। जब मौसमी हलचल नहीं होगा, आंधी तूफान नहीं होगा, तो वायुयान चालक में हमें क्या होगी, आसानी होगी। तो आपको याद रखना होगा कि जेट विमान को जो उड़ाया जाता है उसको कहां उड़ाया जाता है सर, इसी स्ट्रेटोस्फीयर में। इसी क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि यहां पर मौसमी हलचल नहीं होती है, यानी आंधी तूफान, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, कोई घटना नहीं होती है। इसलिए जेट विमान को किस मंडल में उड़ाएंगे, हम स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ाते हैं। क्लियर है आपका, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन कभी कभी यहां पर जलवाष्प जब मिल जाता आ जाता है, क्या मिल जाता है सर, इसको जलवाष्प मिलेगा। जैसे, लेकिन कभी कभी लिख सकती है, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं सर। कभी कभी क्या होगा, इस मंडल में जलवाष्प अगर जब उपस्थित होगा तो यह जलवाष्प क्या बना देगा, क्लाउड बना देगा। क्लाउड, हमेशा बादल यहां पर नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मिलने पर क्या बनाएगा, क्लाउड बना देगा। और उस क्लाउड को हम दुर्लभ बादल कहेंगे। क्या कहेंगे सर, दुर्लभ। दुर्लभ इसलिए कहा गया सर, कभी हमेशा तो बादल रहता नहीं है, कभी कभी बनता है, मिलता है, देखने को मिलता है, इसलिए इसका नाम क्या दिए, दुर्लभ बादल। और इसी दुर्लभ बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर ऑफ चेयर्स पेयर्स क्लाउड्स, मदर ऑफ क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। इसी दुर्लभ बादल को क्या कहा गया, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड्स के नाम से, मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड के नाम से इसको जाना गया। ठीक है, तो ये थे हमारे इसके इंफॉर्मेशंस। लेकिन इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशंस हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, और वह इंफॉर्मेशन यह है कि ओजोन की परत, आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर है। नहीं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सवाल उठता है ना कि सर ये ओजोन लेयर है कहां। तो यह ओजोन लेयर जो हमारा कहां पर है, इसी मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो आप इसको एकदम स्टार बना के लिख सकते हैं कि ओजोन लेयर यानी ओजोन की परत, ओजोन की परत किस मंडल में पाया जाता है सर, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाए जाते हैं। और ये पता होगा कि ओजोन लेयर क्या करता है, आपको जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है उसको क्या करता है, इसको आपको पता होगा कि ओजोन लेयर क्या होता है, सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अर्थ पर आने नहीं देता है, जिससे हम डिफरेंट हार्मफुल इफेक्ट से बच जाते हैं उसके। क्लियर है, यानी कि अगर वह रे आ जाएगा तो उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, जैसे में मोतियाबिंद हो जाएगा, स्किन कैंसर होगा, बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाएगी। तो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अर्थ पर आने नहीं देता है। आगे की वीडियो में हम बताएंगे आपको इसी सेक्शंस में कि देखिए जो है आपको अभी हमने बताया अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, हम बताएंगे कि सन जो है आपका सर, इसी एटमॉस्फेयर सेक्शन में बताएंगे आपको कि सन जो है, सन से जो लाइट रे निकलता है, लाइट जो निकलता है उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया सर, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कहलाता है व्हाइट लाइट रेडिएशन। थोड़ा सा सुन लीजिए, हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे। पहला क्या हो जाएगा हमारा सर, व्हाइट लाइट रेडिएशन। दूसरा रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन। और तीसरा जो आपका होगा यूवी रेडिएशन। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। देख रहे हैं, सन से जो रेडिएशन निकलते, 3 प्रकार के रेडिएशन निकलते हैं, हमने बोर्ड पर मेंशन किया, सन बना लिया हमने। और सन से जो रेडिएशन, 3 रेडिएशन, पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन, और तीसरा जो है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो आप तीनों रे को थोड़ा सा जान दीजिए। यह व्हाइट लाइट रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उस रिटर्न होकर हमारे आंख पर पड़ेगा, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ये व्हाइट लाइट रेडिएशन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में मुझे मदद करता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, यही इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस को गर्म करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को गर्म करे। यानी गर्म करने का काम कौन करता है सर, इंफ्रारेड रेडिएशन करता है।
और यूवी तो हार्मफुल है सर, इसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है, इसी यूवी रेडिएशन को हमारा ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन था, नहीं इसको हम और स्पेशल वीडियो बना के देंगे जिसमें बहुत सारे लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताया। क्या ओजोन लेयर सर कहां पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए इसमें एक और इंफॉर्मेशन जोड़ लीजिए कि देखिए फिगर में स्ट्रेटोस्फीयर है और इसका अपर लेयर जो है, देखिए अपर लेयर रेड से बनाया, इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोपॉज के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपका? चलिए अब आगे हम देखते हैं तीसरा लेयर। तीसरा लेयर जो हमारे सामने बन के आएगा वह लेयर है हमारा, चलिए सर अब हम तीसरा जो है लेयर देखने जा रहे हैं और तीसरा लेयर हमारा क्या है सर? देखिए मीजोस्फीयर, और इसकी जो हिंदी होती है, इसकी हिंदी हमारी होती है मध्यमंडल। तो देखिए मीजोस्फीयर के बारे में पहला जो इंफॉर्मेशन निकल के आएगा हमारे लिए वह होगा, देखिए इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो देखिए यह हमारा इसका विस्तार यहाँ पर 50 किलोमीटर है और यहाँ पर 80 किलोमीटर। तो मीजोस्फीयर का विस्तार कितना है? 50 से 80 किलोमीटर के बीच का रीजन ही मीजोस्फीयर कहलाता है। अब देखिए मीजोस्फीयर के बारे में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आएगा? मीजोस्फीयर में अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में भी क्या होती है? कमी होती है। तापमान में क्या होगा? कमी होगा। और इसी का ये रीजन है कि मीजोस्फीयर में अगर के ऊपर चल जाते हैं, अर्थात दैट मींस अपर लेयर में जाते हैं, तो अपर लेयर में हमारा टेम्परेचर जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। कितना मिलता है सर? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी मीजोस्फीयर में अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी तो होता ही देखने को मिलता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब में भी क्या देखने को मिलता है? कमी मिलता है। तो हम इंफॉर्मेशन क्या मेंशन करेंगे कि मीजोस्फीयर में मध्यमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या होती है? कमी होती है। यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर भी कमता है यहाँ पर और वायुमंडलीय दाब भी कमता नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कमेगा, क्योंकि यहाँ पर गैस तो रहेगा नहीं, सारा का सारा नीचे रहेगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? प्रेशर कम जाएगा। क्लियर है? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ इस रीजन में कुछ स्पेशल टाइप के जो है बादल दिखाई पड़ते हैं। उस बादल को कहा जाता है नेक्टिलूसेंट बादल। उस बादल को क्या कहते हैं सर? नेक्टिलूसेंट बादल कहते हैं। नेक्टिलूसेंट बादल तोड़ के पढ़ी, लूसेंट आप बुक पढ़े हैं ना सर, उसी बुक से आकर के लूसेंट बीच में आ गया, आगे नेक्टी लगा दीजिए, बादल है तो बादल हो गया। और इसी की दूसरी हिंदी होती है आपका, कभी कभी देखने को मिलेगा निशादीप्त बादल। इसी को क्या कहा जाता है? निशादीप्त बादल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि नेक्टिलूसेंट बादल या निशादीप्त बादल किस मंडल में पाए जाते हैं? तो मध्य मंडल में, मीजोस्फीयर में पाया जाता है। क्लियर है सर? अब चलिए अगला आपका मंडल क्या है? फोर्थ हमारा क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ तापमंडल, थर्मोस्फीयर का पार्ट है। और इस थर्मोस्फीयर के पहले पार्ट को हमने क्या नाम दिया था सर? आयनोस्फीयर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आयनोस्फीयर, दैट मींस आयन मंडल हमने कहा था। क्या कहा था सर हमने? आयन मंडल लिखा। अब जो होता है इसको आयन मंडल क्या कहा गया? क्योंकि इस रीजन में क्या होता है? विभिन्न गैसों को क्या होते हैं? परमाणुओं के आयन पाए जाते हैं। विभिन्न गैसों के परमाणुओं के आयन पाए जाते हैं और इसीलिए इसको आयनोस्फीयर कहा गया। और अगर इसकी विस्तार की बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है सर, तो देखो सर यहाँ पर 80 किलोमीटर है और ये क्या है? 640 किलोमीटर, यानी कि इसका विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर के बीच पर इसका आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर की जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपको हम पृथ्वी पर से जो रेडियो वेव छोड़ते हैं, रेडियो वेव जो छोड़ते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर क्या किया? सैटेलाइट लगा रखा है और यहां से हमने क्या किया?
रेडियो वेव छोड़ा, और यही रेडियो वेव देखिए, चलिए थोड़ा सा बना लेते हैं, लीजिए सर, और यहां से हमारे द्वारा क्या छोड़ा जा रहा है, रेडियो वेव। रेडियो वेव जो छोड़ा हमने, यह जाएगा कहां तक सर, आयन मंडल में जाएगा, और आयन मंडल से टकराकर क्या होगा, पृथ्वी पर पुनः वापस लौट आएगा, और कहां पहुंच जाएगा, हमारे टीवी में पहुंच जाएगा सर, हमारे रेडियो में पहुंच जाएगा सर, ये नहीं, और जैसे पहुंचेगा तो हम रेडियो सुनने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे। तो आज जो हम रेडियो सुनते हैं और टीवी का प्रसारण जो देख रहे हैं, इस रेडियो वेव के अर्थ पर रिटर्न होने की वजह से देख रहे हैं, और यह रेडियो वेव किस मंडल से रिटर्न होकर अर्थ पर आ रहा है सर, तो यह आयन मंडल से ही रिटर्न होकर आ रहा है। तो इट इज ए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है सर। अब देखिए सर, आयन मंडल को जो है डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया गया है, विभिन्न परतों में डिवाइड किया गया है, और खासकर यहाँ पर जो है इसको विभिन्न परतों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं विभिन्न परतों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है सर, आयन मंडल को बांटा गया। तो इसकी एक परत को कहा जाता है डी लेयर, परत मतलब लेयर, और दूसरे को हम क्या कहेंगे, ई लेयर। क्लियर है। एक को क्या कहेंगे सर हम, डी लेयर, और दूसरे को क्या कहेंगे सर, ई लेयर कहेंगे। ये डी लेयर का काम देखिए सर, डी लेयर करता क्या है और ई लेयर करता क्या है। ये डी लेयर जो है लघु आवृत्ति वाले रेडियो वेव को क्या करता है सर, रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब प्रवर्तित करता है। ठीक है, लघु आवृत्ति का समझ में नहीं आ रहा है। लघु आवृत्ति मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव, लो फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव कहां से रिफ्लेक्ट होते हैं, लौटते हैं डी लेयर से, और डी लेयर कहां है सर, आयनोस्फीयर में। उसी तरह से ई लेयर जो है आपका उच्च आवृत्ति वाले रेडियो वेव को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। याद रखिएगा, उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो रेडियो वेव होता है वह किस मंडल से लौटता है सर, रिफ्लेक्ट होता है ई से। लोअर फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो वेव किससे सर, डी से। याद हो गया। ठीक है, इस ई लेयर को जो है एक विशेष नाम दिया गया है सर, ई लेयर को एक विशेष नाम दिया गया है। इसका नाम है केनली हेवी साइट। इसका क्या नाम है सर, केनली हेवी साइट। यानी कि आपको ई लेयर को एक अदर नेम किससे जाना जाता है सर, केनली हेवी साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों लेयर कहां पर देखने को मिला सर, आयनोस्फीयर में। एक इंफॉर्मेशन और भी है, किससे जुड़ा हुआ सर, आयनोस्फीयर से, आयन मंडल से। और वह क्या है, देखिए सर, आपको हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए थे कि सूर्य से जो है क्या होता है, परमाणुओं का एक तेज तूफान निकलता है, और यही तूफान जहां से निकलता है उसको हम सौर ज्वाला का नाम दिए थे। ये जो आपका परमाणुओं का तूफान निकलता है, इसी को हमने क्या नाम दिया था सर, सौर ज्वाला नाम दिया था। और जहां से निकलता है वहां पर ब्लैक स्पॉट बन जाता है, जिसको हम क्या कहे थे, सौर कलंक नाम दिया था, सौर कलंक नाम दिया था। और जब यही जो है सौर ज्वाला हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है, तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होकर क्या करेगा, कलर क्रिएट करेगा। और यह कलर जो है पोल से देखा जाएगा, पोल पर से देखते हैं, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुवीय ज्वाला ज्योति कहते हैं। इसको क्या नाम देंगे सर, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। ये नॉर्थ पोल से देखेगा, और दक्षिणी पोल से दिखने पर यह कहलाएगा, दिखता है, कहां से दिखता है सर सौर ज्वाला, उत्तरी ध्रुव से दिखेगा। उत्तरी ध्रुव से दिखेगा इसलिए नाम पड़ गया उत्तरी ध्रुवीय ज्योति। फिर दक्षिणी ध्रुव से दिखेगा तो ये कहलाएगा दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। तो आपसे क्वेश्चन अगर आता है
कि उत्तरी ध्रुवीय ज्योति और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति किस मंडल में दिखाई देती है? तो यह किस मंडल में दिखाई देती है सर? आयनोस्फीयर में। किसमें? आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। और उत्तरी ध्रुवीय ज्योति का हमने क्या बनाया था इंग्लिश से? इसको अरोरा बोरियोलिस के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति को हम अरोरा स्टेलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आप आगे चलते हैं। आपको लास्ट आपका लेयर, हमारा लास्ट लेयर है आपका एक्सोस्फीयर, फिफ्थ एंड लास्ट एक्सोस्फीयर। इसकी हिंदी क्या होती है सर? बहिर्मंडल। देखिए सर, 640 किलोमीटर के बाद का रीजन, 640 किलोमीटर का बाद का जो रीजन होता है एक्सोस्फीयर होता है, पहली बात। और इसकी ऊपरी सीमा नहीं है, सीधे याद रखिएगा, इसकी ऊपरी सीमा नहीं है। ये कहां तक ऊपर? कुछ भी ना कहा नहीं जा सकता, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम जो है भू संचार उपग्रह जो सैटेलाइट जो एस्टेब्लिश करते हैं, नहीं यानी संचार उपग्रह कहिए आपको, यह जो हम संचार उपग्रह एस्टेब्लिश करते हैं, संचार उपग्रह जो एस्टेब्लिश करते हैं वो कहां करते हैं सर? इसी एक्सोस्फीयर में। इंफॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाते हैं और उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं। तो एस्टेब्लिश कहां होता है? ट्रोपो में नहीं होता, स्टेटो में नहीं होता, म्यूजो में नहीं होता, आयनो में नहीं होता, किसमें करते हैं सर? एक्सोस्फीयर में होता है। और यह जो है संचार उपग्रह को विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। याद रखिएगा हाइट भी, यानी कि संचार उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इक्वेटर से कितने किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जा सकता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाता है। और जो ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है उस ऑर्बिट को भू-स्थैतिक कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? भू-स्थैतिक कक्षा। जब हम आगे वीडियो बनाएंगे जहां पर हम साइंस और टेक की चर्चा करेंगे, तब वहां पर ये सैटेलाइट के बारे में हम विशेष इंफॉर्मेशन आपको देंगे। ये ज्योग्राफी का क्लास है, इसलिए हम यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि संचार उपग्रह को किसमें स्थापित किया जाता है? एक्सोस्फीयर में स्थापित किया जाता है, बहिर्मंडल में स्थापित किया जाता है, विषुवत रेखा से 36,000 किलोमीटर स्थापित किया जाता है। वह ऑर्बिट जिस कक्षा में वह घूमता है उसको क्या कहते हैं सर? भू-स्थैतिक कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी शुभकामना आपके साथ है।